I was told that when a gunshot is fired in the desert, two people stand up. One is a soldier to see that no life is harmed, and the second is a Bishnoi to see that no animal is harmed. India is a paradox. The Bishnoi Samaj is training their youngsters not just to protect the wildlife and trees, but to also protect themselves from the fake cases which the poaching communities put on them. We are passive conservationists. We keep our houses spotlessly clean, but we throw the dust outside our house. That's why you need Swachh Bharat. There are very few communities who fight for nature, and Bishnoi is about. Chirai Gaon, I met a surviving brother of one such shaheed who had given up his life saving a hiran, and उन्होंने बहुत proudly मुझे पूरा इंसिडेंट नरेट किया। सीने पे गोली ली, फिर भी हिरण को छोड़ा नहीं। जब हमें उनकी बॉडी मिली, उन्होंने हिरण की टांग पकड़ी हुई थी। दोनों ठंडे पड़ गए थे, हमें काट के हाथ छुड़ाना पड़ा। Individualism does not exist in nature. We've created it only in human society. And that disconnection reflects in our lives, it reflects in our loneliness, it reflects in our families, communities, and hence the environment. बुक रिलीज के इस फंक्शन में उपस्थित विटास्टा पब्लिकेशन के प्रमुख और उनके साथ उपस्थित इस बुक की लेखिका अनुलाल जी, यहाँ उपस्थित सभी पर्यावरण मित्र, जब मुझे इस पुस्तक के विमोचन का निमंत्रण मिला तो लिपिका जी ने मुझे निमंत्रण दिया, तो टाइटल देख करके मैंने कहा कि मैं इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर जरूर आऊँगा। हमारे देश में पर्यावरण ये कोई स्लोगन नहीं है, पर्यावरण एक जीवन पद्धति है और जिन महापुरुषों ने इस जीवन पद्धति को हमें अपनाने के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि जिनकी शिक्षाओं से सैकड़ों वर्षों से लोगों ने न केवल वृक्ष के लिए अपने बलिदान दिए, बल्कि जीवन भी वृक्षों के लिए जिया। सबसे पहले उन गुरु जम्बोजी के, जम्बेश्वर महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता है। कहा जाता है 29 धर्म की आखड़ी हिंद धरियो जोय, गुरु जम्बोजी कृपा करी, नाम बिश्नोई। और लंबे समय से हमारे जो भी धार्मिक जीवन के पक्ष हैं, जिसको योग में यम नियम कहा जाता है, जिसको जैन धर्म में भी 5 महाव्रत कहा जाता है, जो हमारे हर फिलॉसफी में, हमारी जीवन पद्धति में महापुरुष हमें जीने के लिए देते हैं। यम नियम का अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। पर इन बड़े तत्वों को भी सामान्य व्यक्ति अगर अपने जीवन में कैसे अपनाए कि महिलाओं को आवश्यक समय पे विश्राम, सुबह और शाम ईश्वर की साधना, जीवन में सच्चाई का पालन, हरे वृक्षों को काटना नहीं, पानी, वाणी, ईंधन और दूध को छान करके रहना, अनावश्यक वाद विवाद ना करना, संतोष रखना, व्रत उपवास करना। ये जो 29 नियम है, ये प्रकृति के साथ जीवन के नियम नहीं है, ये सदाचार के भी नियम है, ये पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के नियम है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जब हम आज तो पर्यावरण के बहुत सारे संकट को देख रहे हैं और आज बजट में भी
जो हमारी अर्बन लिविंग का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, हमारे जो शहरीकरण में जो सस्टेनेबल चाहिए, उसके साथ ही साथ क्लीन एनर्जी की बात हम लोग करते हैं। उसके साथ ही साथ आज नेचर के साथ जो नेचर ट्रैक हैं, बजट में कहा गया कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जो नेचर ट्रैक्स हैं, या भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में जो कछुओं के नैसर्गिक स्थल हैं, आज पॉलिसी के स्तर पे भी सरकार बजट में उन विषयों की चिंता कर रही है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? आप साधारण सी बात को देखोगे कि आज हम लोग, मैं बहुत जगह पे इस बात को कहता हूं, हम एनर्जी ड्रिवन सिविलाइजेशन में रहते हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं तो माइक से कर रहे हैं, लाइट में बैठे हैं, गाड़ी में बैठ के आए हैं, और किचन भी आजकल इलेक्ट्रिक ना हो तो 90% बंद हो जाएगी। तो हमारी हर चीज़ एनर्जी कंट्रोल है। पर एनर्जी मनुष्य पैदा करता है, लेकिन होती प्रकृति से ही है। हमारे यहाँ 5 तत्व कहे जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो कोल तो धरती में से ही आता है, जल से हाइड्रो एनर्जी उसी से आती है, सोलर से भी एनर्जी आती है, विंड से भी एनर्जी आती है। नेचर हमें ये प्रोवाइड करता है, बाद में हम उपयोग करते हैं। पर एक दूसरा विषय है, नेचर जो देता है वो सबसे प्योर देता है, और हम ह्यूमन इंटरवेंशन से उसको गार्बेज कर देते हैं। सो क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन लिविंग, और इसको लेकर के आज सरकार भी बहुत गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। प्रकृति के साथ हमारा जो संतुलन है, उसमें नेचर कंजर्वेशन सबसे बड़ी चीज है। नेचर कंजर्वेशन का अर्थ है कि हम बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करें। हमारे आज तो मोदी जी की सरकार में जब 2014 में हम आए थे तो 47 टाइगर रिजर्व से आज बढ़कर 58 हो गए हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ, हमारे रणजीत सिंह जी बैठे हैं, कि टाइगर केवल अपनी टेरिटरी की रक्षा नहीं करता, वो हमारे लिए ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करता है। क्योंकि उत्तर की नदियाँ तो ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन नर्मदा जी, नीचे कावेरी, कृष्णा, महानदी, इनके जो ओरिजिन है वो हमारे टाइगर रिजर्व ही है, तो वो हमारे क्षेत्र ही हैं। और इसलिए हम इस सारे संतुलन को बचाकर चलने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ विषय अरावली को लेकर के भी आया। मैं यहाँ भी ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ग्रीन अरावली वॉल के नाते अरावली के प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम उसके कोई भी आंच नहीं आने दें। और इसलिए सैकड़ों साल पहले गुरु जम्बो जी ने जो हमें शिक्षा दी, और हमारे तो लोहावट के पास स्थान है जहाँ उन्होंने हवन करके पहला नोखा में मुकाम, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में मैं गया भी था। लेकिन उसके बाद भी खेजड़ली में इतना बड़ा बलिदान हुआ, ये मनुष्यता के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिलता। प्रकृति के प्रति इतना अटूट जीवंत भाव पैदा होना, ये भाव तपस्या से और सच्चे ज्ञान से ही उपलब्ध होता है। इसलिए जो काम अनुलाल जी ने किया है, मुझे लगता है कि वो काम जो है एक बहुत अच्छे विषय को भाषा के इस प्रवाह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग भी पर्यावरण के लिए, जीव जगत के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी इस पुस्तक के माध्यम से एक पूरे समाज की जीवन पद्धति, एक समाज की पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, और एक संत तपोनिष्ठ, एक जिसको कहते हैं ईश्वर रूपी अवतार ने सैकड़ों साल तक मनुष्यता के मन में प्रकृति की नहीं, जीव जगत के प्रति एक जो भाव पैदा करा,
वो भाव का प्रकाश अपने आप ही इस पुस्तक नहीं अनेकों उनकी वाणी के द्वारा संसार में जाएगा। और जिस पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जिस क्लाइमेट चेंज के लिए हम चिंतित हैं, वो कोई बहुत बड़े सेमिनार से नहीं, एक जीवन पद्धति और तपा हुआ जीवन सैकड़ों सालों तक मनुष्य को प्रेरणा दे सकता है। ये भाव भी इससे जागृत होगा। मेरा तो बिश्नोई समाज से भी हरियाणा राजस्थान दोनों के कारण सहज संपर्क रहा है, और उनके परिवारों में जिस प्रकार से इस परंपरा के नाते मांस मदिरा का पूरी तरीके से निषेध है, जीवन की पवित्रता का निषेध है, महिलाओं के सम्मान का विषय है, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। हम सब इस जीवन में अपनाएंगे तो उन्होंने, गुरु जम्बो जी ने जो हमें शिक्षा दी है, हम क्लाइमेट चेंज के प्रति सार्थक, उपयोगी और व्यवहारिक जीवन पद्धति को आगे ला सकते हैं। उसी का प्रकाश ये पुस्तक करेगी, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। लेखिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रकाशक को भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोत्साहन के लिए भूपेन सर। तो मैं चाहूँगी कि आप अनुलाल जो है आके अपनी किताब के बारे में कुछ शब्द कहें। माननीय पर्यावरण मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव जी, शशांक मनी जी, सो नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन, थैंक यू जी। डॉक्टर रंजीत सिंह, विशाल चौरसिया, विष्णु शंकर जैन जी, members of my very dear Bishnoi community who are now like family, Renu and her team at Vitista, Rahul Diwan and Sangam Talks who helped us put this event together, members of the media, my family and friends, and for those who don't know, my grandmother is also in the audience. For all those who believe that books still matter, thank you for being here. I'm less of an author, more of a messenger here, standing at the intersection of law, environment, and dharma. I come from a very rukha sukha background. I started my career in pharmaceutical marketing, so I have a lot of karma to clear. Plus, I'm a lawyer, so soch hi lijiye. And ऊपर से writing a book about the dry desert sands. But there must be a coincidence, you know. The very strange thing I notice about desert sands is that they look empty unless you learn how to look beneath. And that's when real courage shows up. My father was a police officer of the Haryana cadre. We have many Bishnoi villages in Haryana. He used to narrate stories कि जब भी शिकार होता है, बिश्नोई समुदाय के लोग पोचर को पकड़ के ले आते हैं गले से, ऑफन कॉलर से, अभी करो जी इंसाफ. When later now, during my research, I met Dr. Ranjit Singh ji, he narrated very similar incidents. And yet, growing up with these stories, people my generation, I include myself in them, we knew of the Bishnois from that one infamous poaching incident and not anything more than that. We reduced the entire philosophy to one headline, which public imagination and media carried for us, which was very unfortunate. The idea of this book came about when we were talking about this at a cafe, incidentally titled Roots Cafe. And what began as my journey writing the book took me back to the roots of this philosophy. Soon I found myself in Jodhpur courts, reading dusty files, going over a lot of paperwork. That's where I met Khamuram ji at the Jodhpur court. यहाँ पे काम करते हैं. And he made my navigation very easy. यहाँ ये पर्यावरण सभा से आते हैं, जहाँ ये पानी का बाहर का इंतजाम जो आपने देखा है, इसीलिए आए हैं, एक कंडीशन पर आए हैं कि हम यहाँ कोई सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे. सो दिस इवेंट इज विदाउट सिंगल यूज प्लास्टिक. एंड ही सेड कि हम दिल्ली के लोगों को पानी पीना सिखा देंगे जी तांबे के बर्तन से. सो आई सी दैट इज हैपनिंग. सो अगेन गोइंग बैक टू लीगल पेपर वर्क, वो भी बहुत रूखा सूखा ही होता है. लीगल केसेस आर वेरी रूखा सूखा. बट द ट्रूली रिमार्केबल थिंग अबाउट लॉ इज दैट व्हेन यू रीड अ केस, it puts the spotlight on the hidden dimensions that the society has previously ignored. Court judgments often give us a lens to view society, which is a little beyond the obvious. Salman Khan, Banam state of Rajasthan, did the exact same thing with me. 4 FIRs, 5 animals allegedly killed, 30 years of proceedings when I read. Why were they so resilient? In a country where human life has very little value, ये हिरणों के लिए लड़ रहे, like how? Like literally it baffles the mind.
As I traveled more, I realized that this was not something that the community was doing seeking, celebrity status के नीचे से कुछ और celebrity status. ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. I met simple villagers who had filed 30, 40, 50 FIRs against poachers in some faraway village of Gudamalani. ये कैसे हो सकता है? Most of us would hesitate to file a simple complaint against a noisy neighbor. And here are these people repeatedly taking on armed hunters, not because it was convenient, it was not their flex, but it was their spiritual reflex. Right? And this environmental activism that we speak of, I mean, you see it here everywhere. जो इन्होंने ये बैनर्स लगाए हैं, बाहर पानी का इंतजाम किया है, everything. It is their spiritual reflex. कैसे करते हैं ये? Like Sir said, उन्होंने 29 नियम, 29 rules list out किए. Given by Guru Jambhoji 550 years ago, talking of environment, talking of environmental conservation. These 29 niyams list out personal health, the society with nature. एक पूरा holistic lifestyle is given out. And one of the niyams was Jeev Daya Palani, that is, be kind to jeevs, be kind to creatures. I was told that when a gunshot is fired in the desert, two people stand up. One is a soldier to see that no life is harmed, and the second is a Bishnoi to see that no animal is harmed. Both of these, they know the risk. They know that they might fall in the line of duty. They do it as the line of duty. And if they fail in the line of duty, they are called shaheeds. Ye community unko shaheed bulati hai. During my journeys in Bishnoi villages, I saw many smarks, Shilalekh, stone edicts, जहाँ पे छोटे-छोटे नॉन-डिस्क्रिप्ट से पत्थर पे नाम लिख रखा किसी का, who passed away defending एक चिंकारा, एक हिरण को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी. It's very common to see this. I met many families of such shaheeds. And they all have a story to tell you. At Chirai Gaon, I met a surviving brother of one such shaheed who had given up his life saving a hiran. And उन्होंने बहुत proudly मुझे पूरा इंसिडेंट नरेट किया एंड कहा कि आखिरी दम तक मेरे भाई ने शिकारी से लड़ाई करी, सीने पे गोली ली, फिर भी हिरण को छोड़ा नहीं. जब हमें उनकी बॉडी मिली, उन्होंने हिरण की टांग पकड़ी हुई थी. दोनों ठंडे पड़ गए थे, हमें काट के हाथ छुड़ाना पड़ा. दिस इज नॉट जस्ट वन इंसिडेंट. निहाल चंद, गंगाराम बिश्नोई, शैतान सिंह बिश्नोई, सारे धीरे धीरे करके टेबल लाइन आइटम्स बन गए मेरी किताब में. सो आई हैव अ कंपाइलेशन ऑफ दिस फॉरगॉटन हिस्ट्री. बट behind every line item, someone took bullets in their chest, some fought with fist fights, some succumbed to their injuries. And in my book, I call it the Shaheed Scroll. But here, sir, माननीय भूपेंद्र यादव जी, एक मैं थोड़ी सी कंप्लेन और एक दरखास्त दर्ज करना चाहूंगी. रिक्वेस्ट ही मान लीजिए. India has no single repository of such people who lost their lives defending animals. वाइल्ड लाइफ शहीदों के लिए, एनवायरमेंटल शहीदों की हमारे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है. ये कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है. One-off awards have been given, but it is impossible to document all these martyrs without institutional support and government assistance. I would urge the ministry to create one. This fierce compassion, but the compassion in a fierce form, can actually inspire the whole world. And when a nation remembers its martyrs, we become stronger. When we forget them, we forget what they stood for. Once upon a time, I mean, it sounds like a fairy tale, but it's not a fairy tale. Amrita Devi Bishnoi stood up when the king's men came to cut trees. And उन्होंने कहा, सर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान. At if my head rolls defending a tree, it is worth it. And heads did roll. 363 Bishnoi men, women and children were killed, martyred. And this movement, this incident later inspired the Chipko Andolan 250 years later. बहुत impact पड़ता है. Amrita Devi Bishnoi did not hold a degree in environmental science. She was not defending a sustainability framework. All good frameworks हमें लाने चाहिए. But her motivation, clarity and courage came from dharma, which she was following. The dharma that she was following, Rukh Lila na ghave, literally English translated as don't cut green trees. But when we translate in English, हम भाव भूल जाते हैं उसका. इसका भाव है रुख लीला ना घवे, घाव नहीं देना है,
घाव किसको नहीं देना है? पेड़ों को नहीं देना, एनवायरमेंट को नहीं देना, और खुद को भी नहीं देना. You know, in response to the massacre of 1730, the Maharaja issued a Tamrapatra, a royal decree that put a ban on cutting trees. Tamrapatra was then, आज के हमारे laws हैं. Ironically, today, if you want to cut a tree in the state of Rajasthan, the Rajasthan Tenancy Act has a fine of just 100 rupees. How did we go from sacrificing a tree to the price of a meal? ये हम कैसे चले गए? 1000 रुपए का, 100 रुपए का एक खाना भी नहीं आएगा दिल्ली के एक फैंसी कैफे में. एक्शन और अर्थ दोनों चाहिए धर्म को सपोर्ट करने के लिए. Our ancestors understood this, what we have forgotten. They understood जंगल में हरियाली होगी तो गांव-गांव में खुशहाली होगी. ये सब मैंने कहाँ से सीखा? रेगिस्तान से सीखा. शहर दिल्ली में रह के नहीं सीखा. Across India, I realized that there's something called sacred groves, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करता है. देवबंस, they're called Devbans in Himachal, Oran in Rajasthan. Suddenly, sacred groves didn't come in India. Ramayana and Mahabharata, the one Parva, Aranyakand, is where characters are forged, where stories are done. Why was Valmiki ji has 182 species of plants, trees in the Ramayana? I believe that this was done ताकि हमारा पर्यावरण से एक कनेक्शन बन सके, हमारा एनवायरमेंट से एक कनेक्शन बन सके. When this connection severes, that when this reverence stops, the disconnection starts. The ecological crisis, the way I see it, is not just scientific, it is spiritual. In nature, प्रकृति में कुछ भी disconnected नहीं है. Everything has dependencies. But in modern day, we want to live lives of individuals, individualistic. Individualism is the key. Individualism does not exist in nature. We've created it only in human society. And that disconnection reflects in our lives, it reflects in our loneliness, it reflects in our families, communities, and hence the environment. Yatha pinde tatha brahmande. The way we are, whatever we are today, our life and environment, is literally a projection of ourselves as individuals and collective consciousness of our society. So the question that I'm answering here for this audience in this book is, can dharma save the environment? Yes, it can. But we must allow it to save ourselves first. Thank you. We start the panel. We are very, very honored to have Shashank Mandidi with us. And who is a member of the parliament from Devariya. मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अनु जी से मेरी मुलाकात मेरे गांव में हुई. मेरे जिले का नाम है देवारण्य. देवारण्य का मतलब है वही जो उनके बात किया था कि अ प्लेस वेयर द गॉड्स रिजाइडेड इन फॉरेस्ट. तो कुछ हद तक हमारा पूरा देश परिभाषित है उन देवारण्यों से, उन छोटे छोटे जंगलों से जहाँ पर हमारी सभ्यता बड़ी पली थी. मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पर सरयू पारण तुलसीदास थे. वाल्मीकि का आश्रम मेरे गांव से बहुत दूर नहीं है. वहीं बुद्ध भगवान निकले, कई ऐसे लोग निकले जो बहुत महापुरुष थे. मैंने इस पुस्तक के लिए एक छोटा सा ब्लर्ब भी लिखा है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बात की चर्चा अनु जी ने की वो सिर्फ पर्यावरण से नहीं जुड़ी है. जैसा उन्होंने बाद में बताया, वो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है. और मैं समझता हूँ कि बिश्नोई समाज से जो बहुत अच्छी झलकियाँ मुझे दिखी इस किताब में और आज के भाषण में, उससे हम बहुत प्रेरित हो सकते हैं, सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए. और मैं समझता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाई है और उसका थोड़ा मैं व्याख्यान देना चाहता हूँ. हमारी जो परवरिश है वो बहुत सालों पहले ग्रीक फिलॉसफी से और वैदिक फिलॉसफी से भिन्न हुई. ग्रीक फिलॉसफी ने कहा माइंड ओवर मैटर, हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, हमारे में ही ब्रह्म निहित है. वहाँ से जब डाइवर्जन शुरू हुआ तो ग्रीक फिलॉसफी के बाद कार्टेशियन फिलॉसफी आई, फिर क्रिश्चियन थियोलॉजी आई, उसके बाद आज की तारीख में न्यूटोनियन फिजिक्स आया. और उसने ये कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पे आक्रमण करके उसके ऊपर काबिज हो जाऊंगा तभी जाके आगे बढ़ेगा. दिस फीलिंग ऑफ डार्विनिज्म एंड एक्सट्रैक्शन which also seeded the colonial institutions that unfortunately still linger in this country is something that this book and the thinking behind this, जो बिश्नोई समाज की सोच है, वो मेरे हिसाब से उसके विरोध में एक बहुत बड़ा मुहिम है. और मैं समझता हूँ ये मुहिम हम लोग अपनी दिनचर्या में ही नहीं लगाएं, इसको वैश्विक स्तर पे ले जाएं, क्योंकि आज की तारीख में पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है इस समस्या से, एक्सट्रैक्शन की समस्या से. मैं अभी बजट स्पीच के बाद घर आया और मैंने अपना फेसबुक खोला, बड़ा चिंतित था कि एक महापुरुष जो यूएसए के थे,
तमाम फाइलें आ रहे हैं। इस प्रकार की मोरल डिप्रेविटी तभी आती है जब हम लोग अपने आप से हट जाते हैं। तो हमारा धर्म ये प्रतीत करता है कि हम लोग एक साथ मिल के करें, और मैंने इसमें कुछ रिसर्च भी करना शुरू किया है, बल्कि अनुजी को मैं उसमें अनुवाद करना चाहता हूँ। उसका नाम है ह्यूमनिस्ट इकोनॉमिक्स। ह्यूमनिस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हमारी सभ्यता में ये कहा गया है कि मानव के साथ पर्यावरण भी है। मेरे गांव में अगर आप लोग आएंगे तो एक बहुत विशाल का वटवृक्ष है, उसकी छाया 120 फुट की है, 300 साल पुराना है। उसकी एक डंठल कोई काट नहीं सकता, क्योंकि बिश्नोई समाज की तरह सब जानते हैं कि अगर कोई भी डंठल काटेगा तो वो पाप होगा। अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों की सभ्यता से, बिश्नोई समाज की सभ्यता, जिनके माध्यम से हम लोग आज अच्छे प्रकार से जल को भी प्राप्त कर रहे हैं, उसकी सभ्यता से विकसित भारत को ओतप्रोत करें। विकसित भारत अगर हम लोग कॉपी कैट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से गलत होगा। आज की तारीख में हम लोग को दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम लोग कुछ हद तक नॉन वायलेंस के नहीं आए रहे हैं, लेकिन क्या उसी कारणवश हम लोग के ऊपर आक्रमण होते रहे? तो ये दुविधा है। दोनों चीज़ों को हम लोग करना पड़ेगा, अपने धर्म का पालन भी करना पड़ेगा और शक्ति का प्रचार भी करना पड़ेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे कहाँ जो दंतहीन विषरहित विनी सरल हो। इस प्रकार से मैं आपको आहूत करना चाहता हूँ कि इस किताब से हम लोग देखें कि कैसे पर्यावरण को अपने साथ लेके चलें, और उसी के साथ साथ अपने आप को एक शक्तिशाली भारत करने के लिए कॉपी कैट नेशन नहीं बनना है। हमें अपने धर्म से, अपने रिवाज से, अपनी संस्कृति से, जो मैं इस पूरे हॉल में देख रहा हूँ, उससे आगे बढ़ें, तभी जाके विकसित भारत का स्वप्न जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, हम सबका है, उसको हम लोग साकार कर पाएंगे। आप सभी आमंत्रित हैं मेरी जागृति यात्रा में, जिसका बहुत आप लोग उसमें फैसिलिटेटर के तौर पे आ सकते हैं। jagritiYatra.com उसका आवेदन है। 15 दिन की रेल यात्रा है। पूरी रेल में हम लोग पूरे देश का भ्रमण करते हैं। एक ही जगह वो यात्रा रुकती है, जो कि जमीन पे हम लोग सोते हैं, वो मेरे गांव में देवरिया में, उसी वटवृक्ष के नीचे। और दूसरा मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने संसदीय क्षेत्र में। देवरिया यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप 1 घंटे की फ्लाइट, 3-4 फ्लाइटें गोरखपुर पहुँच के वहाँ से 45 मिनट मेरे गांव, जहाँ मैं अपने गांव में ही रहता हूँ, बड़पार गांव है, बड़ के पार, उसका नाम ही बड़ के पार है। तो बड़पार के गांव में मैं रहता हूं, और उसमें अगर आप लोग आएंगे तो वहां पर बुद्ध भगवान की स्थली भी है, अच्छे होटल्स भी हैं, लेकिन मेरे गांव में भी आप रह सकते हैं। बहुत बड़ा मैंने केंद्र बनाया है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोगों ने मुझे गेट क्रैश करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज से करीब साल भर पहले, 1.5 साल पहले, अनु और मैं कॉफ़ी शॉप में मिले, और मैंने अनु को कहा कि बहुत कम महिलाएं हैं जो हमारे धर्म के ऊपर एक प्रभावशाली किताब रखने का, लिखने का जो है हौसला रखती हैं, और उसमें से एक अनु है। एंड आई एम so glad to see this book happen today for her, and I wish this is a beginning to a journey, so which is going to help us understand ourselves better. इसी के साथ अनु, मैं आपसे ही पहला सवाल शुरू करूंगी। In your book you've argued, and I'll quote from the book. Modern environmentalism focuses on metrics such as carbon footprints and ESG, environmental, social, and governance goals, measuring sustainability in numbers and implementing it through laws and policies. But perhaps what we have overlooked is something deeper: sacred devotion, a spiritual, moral, and mystical duty to protect what sustains us, where nature is revered rather than exploited. मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस किताब की रिसर्च के दौरान ऐसा क्या पाया आपने, ऐसा क्या खोजा which actually defies what we are told from the Western lens of understand how we understand our environment. Before I answer the question, Lipika is the reason that this book exists, because she's the one who encouraged me to write it, and that is how it started. भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। आई थिंक एक वेस्टर्न और इंडियन फ्रेमवर्क में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट इज द वेस्टर्न फ्रेमवर्क इज वेरी रिडक्शनिस्ट। आपको हर चीज को उसके कंपाउंड लेवल तक लेकर आना है। आपको एक हर्ब लेनी है, डिस्टिल इट डाउन टू द केमिकल दैट इट वर्क्स विद, मेक अ टैबलेट फ्रॉम इट, पेटेंट इट एंड सेल इट। द थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट, whereas in the East our approach is holistic. That's one of the reasons why we approach everything with a very composite way. So while the West will have the Western frameworks that we see now, our environmental sustainability goal frameworks, metrics में डाल दिया उसको, इतना carbon, इतना ये, nobody gives up their lives for ESG frameworks. Nobody dies
for ESG frameworks. Nobody puts their lives on stake for a sustainability development goal. धर्म जो आपको जो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है टू लिव लाइफ, whether it is connection with yourself and that's how it connects outside, whether it's a whole holistic thing, it's something which is completely unbeatable. And that's I think the big revelation that we have, that you will not be able to save the environment with laws and frameworks. We need the bhav back. So my endeavor has to be to put the bhav back in the reading. But there have been people who have had that bhav. And here I would like to call Ranjit Singh ji into this conversation. Sir, आप ये जो भाव की बात अनु कर रही हैं, I think way back in 1972. Sir, I would like to ask, इनकी किताब की जो फर्स्ट चैप्टर है, तो मुझे आपसे पूछना है, इतने वास्ट एक्सपीरियंस के बाद, who really owns the earth? आपके इतने वास्ट एक्सपीरियंस में इतने सारे जो लॉज और एक्ट्स और अभी चल रहा है, पहले से जो चलता आ रहा है, उस सबको देखते हुए, who really owns the earth? Where do you see this going? How do you see in your experience? Are we really continuing? Is it only left to these communities here and there to take this bhav forward, or do you really see a change happening? Thank you very much for asking me, and for saying I've already had a special affiliation for the Vishnoi community. And my first book, Beyond the Tiger, which the publisher is now published with a different title, there is a chapter on religious sentiment in wildlife. What religious sentiment has contributed to nature conservation throughout South Asia, and the role of different communities, and including that of the Vishnois. And I must say this, that the Vishnois come out very, very prominently, that there is a photograph of a lady suckling her son and a black buck onto her two breasts. And I met that lady, and I met that son also. Anyway, that was the kind of person. I suggested the idea to the then Prime Minister that we need a Wildlife Act, and she commissioned that I drafted in 9 days. The Wildlife Protection Act of 1972, and I was involved with its amendments right after the beginning of the present century, when nature conservation has taken a bit of a backseat. I'm sorry, but it's a fact. Having said all that, and it's not meant to praise my, it is we make very good laws. It is the people who interpret and implement those laws. Correct. Even before the Wildlife Protection Act came about, even before independence, there were some princely states and there were some other. Those who were interested in nature or hunting or whatever protected it. There was no law. It is men who protect. People to protect nature, and the law is only a tool, an instrument. It can be interpreted one way or the other, or it can be ignored, and then one has to seek the redress of the court, which is very unfortunate. But it's there. And in that context, the role played by the Vishnoi community. You see, let me say this, and it may be of some interest. And I've written this in my book, that my autobiography, in which I've said that what I've said is that the most important thing for conservation in India is political will. If there is political will, then things happen
and the political will comes from the top, unfortunately, in India. India is a paradox. It's the easiest country in the world, developing countries, to protect nature because there is an empathy for nature. There is a large degree of vegetarianism. We believe in the right of life and the sanctity of life. We believe by and large. And by and large, Indians are law-abiding, though if you drive the streets of Delhi, you won't believe it. But there it is. But there is that. But we are a different. That's why India is such a paradox. The interesting thing is that we are passive conservationists. We do not kill. We raise our voices, but mildly, against those who do. We keep our houses spotlessly clean, but we throw the dust outside our house. That's why you need Swachh Bharat. There are very few communities who fight for nature, and Bishnoi is one. They are among the most important ones. And if you ask me, there should be a Bishnoi environment minister in every state and a Bishnoi chief wildlife. Has there been one? Had there been one? Deliberately not. Because, and you can read between the lines. I'm sorry, but they make you sweet too. No, the question, you're answering the question But that's perfectly. how I was brought up. Yeah. Never to. No. So you must recognize and appreciate what was done. Now you come to the other thing about, I'm sorry if I missed out a point, I won't take my colleagues are there. You mentioned about the right of life of others. And this is stunning. India is one of the very few nations of the world which in its constitution, and Anuji will bear me out, says in the directive principles of state policy and also, in the fundamental rights, it shall be the duty of every citizen to protect forest and wild. And any lawyer will tell you the difference between will and shall. It shall be the duty. You ask yourself whether you're doing that. Then in the directive principles of state policy, a polity says it shall be the duty of government to protect forest and wildlife. Are we doing it? Are they doing it? There you are. You can answer, I'll give the answer. Now, I go beyond that. It's important to hear that aspect. Gautam Buddha, Mahavir, Jambuji, Mahatma Gandhi, and Vivekanand are animals, birds, not the citizens of India? Don't they have some right? Aren't they also the owners of this great country, this land? They are also a part of the. And one thing, two things that Gandhiji said. The statue is there and we keep on arguing, but we forget what the old man taught. Gandhiji. Incidentally, Gandhiji's father used to be a diwan in Wakaner, where I was born. And his house is Rani. So, he said two things which I'll always remember. He said, there is everything in nature for the need of everybody. There is nothing in nature for the greed of anybody. True. So, are we going to save only that which survives after satisfying the need and the greed of everybody? Or we need to do a little more? We need to cross a Rubicon कि यहाँ हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. That's all. And then he said one more thing which was very, very pertinent to the present assemblage.
He said, whenever, and I've always tried to keep that in mind, whenever I've been in administrative service. He said, whenever you take a decision, please remember how much your decision will affect the poorest of the poor and the voiceless in your society. On that principle, Shekhawat started the Antoday in Rajasthan. For whatever it is worth, I don't know how far it is working. So, in this country of ours, when you take any decision, should it not be the poorest of the poor and the voiceless citizens of India, whether it is the great Indian bustard or the black buck? Very well, sir. So thank you, and it does, get us to think a lot more about how we view the animals and birds who inhabit this land as well. When I was, say, I think 14 or 15, and that is the first time when the black buck case happened, and we all got to know, I think 90% of us came to know about this fabulous community through a case that should not have happened, that should not have been the reason for us to know of this community and what it does. But frankly, most of us still continue to know about it through that case. How did you come to know of it, and how do you view in your generation of what they talk or what they practice in their day-to-day life? सबसे पहले अनु जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो वर्क लिखा है मैं कम्प्लीटली तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं हूँ बुक रीडर, तो मैं 2 दिन में मैंने उसको So glad to know that. सुविधा में पढ़ी। जी जी जी। तो यहाँ पर उपस्थित सभी आगंतुकों को मेरा राम राम। और आपने पूछा कि फर्स्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली हम सभी उसी केस से इस चीज़ को जानते हैं। हमारी मेमोरी में इतना था भी नहीं। अनु जी ने जब ये बुक लिखी और उसके बाद मुझे भेजी, तो मुझे समझ में आया कि क्यों ये केस इतना लंबा चल रहा है, इसके पीछे की सीरियसनेस क्या है और कहाँ से ये आ रहा है। और जो भी आपने बात की कि अगर हम फ्रेमवर्क्स अलग से बनाएंगे तो वो ह्यूमंस फॉलो ही करते हैं। जैसे सर भी अभी बोल रहे हैं कि हम लॉस तो अच्छे बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने में कहीं नहीं चलते जी। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। जो हमें ड्रीम्स दूसरे कंट्रीज़ दिखा रहे हैं, जैसे जो द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम है, अगर वो हमारा स्टैंडर्ड है एक ह्यूमन लाइफ के लिए कि ये मेरा ड्रीम है, और मैं कल को मेरा बच्चा हो और उसको मैं कहूँ दिस इज़ योर ड्रीम, और सब अपने बच्चों को ये कहें कि यही सबसे बड़ा ड्रीम है, तो हमें जितनी पॉपुलेशन है हमारी, उन सब को उस ड्रीम को रियलाइज़ कराने के लिए एक अर्थ काफ़ी नहीं, मिनिमम 10 मुझे लग रहा है जो अमेरिकन ड्रीम है। तो हम अपने बच्चों को ये ड्रीम क्यों सेल कर रहे हैं? अगर एक बच्चा ये ड्रीम फुलफिल करेगा तो 99 नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। अननेसेसरी हम ऐसे फ्रेमवर्क्स को अपने बच्चों के सामने ना रखें जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा कर लेगा, वो मॉडल बन जाएगा, फिर उसके लिए दूसरे सफ़र करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेस्ट और इंडियन माइंडसेट में है, क्योंकि जो इंडियन ड्रीम है वो ड्रीम अलग है जो धर्म ड्रिवन ड्रीम है। अब एक और रियलिटी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, और मेरे सारे थॉट्स यहीं पर बने हैं आप लोगों से सीख कर सुनकर। अभी जब दिल्ली में एयर पोल्यूशन आया है तो हमें अचानक से एयर की चिंता हुई है जी। इसके पहले कभी पानी गंदा होता था, हम सुनते थे बेंगलुरु में वाटर लेवल डाउन है या यहाँ पर पानी टैंक से जाता है, तो हमें पानी को लेकर बहुत चिंता हुई। लेकिन हम कभी भी उस चीज़ की चिंता नहीं करते जो हमारे पास एबंडेंस में होती है। आज नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ हैं, हमें नहीं चिंता होती, हम खाना ख़त्म हो जाता है फिर सोचते हैं कि अरे मूवी तो चूज़ ही नहीं कर पाए। आप ये सोचिए, आज से 5000 साल पहले, 100 साल पहले की बात है, मैं अयोध्या का हूँ, मेरी दादी बताती हैं कि पूरी अयोध्या में फॉरेस्ट ही था, एटलीस्ट जहाँ पर अभी कॉलोनीज हैं। जब ये 200 साल 100 साल पहले की बात है जी, तो 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले देश में फॉरेस्ट ही रहे होंगे, अबंडेंस थी, क्लीन एयर थी, क्लीन वाटर था, फिर भी हमारे पूर्वज उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को जान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं, जब हमारे पास लैक ऑफ
रिसोर्सेज होते हैं तब हम उसकी इम्पोर्टेंस अहमियत समझते हैं। समझते हैं, बिल्कुल। जब हमारा कोई अपना जाता है तब हम उसकी अहमियत समझते हैं, लेकिन उसके होते हुए वो ग्रेटिट्यूड कि हमारे अथर्ववेद में जो भूमि सूक्त आपने भी लिखा और जो भूमि सूक्त की बात हुई, या नदियों के ऊपर जो विचार हैं पर्यावरण के ऊपर, ये उस समय है जब था पर्यावरण। तो ये कितनी दूरदृष्टि है मुझे, जब नहीं है बहुत सुनने तब हमारे मन में आता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिश्नोई समाज से मैं क्या सीखा और क्यों मैं इतना मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि मैं 3 साल से धर्म के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि उपनिषद क्या है, दर्शन क्या है, हमारे मैथमेटिशियंस जो रहे हमारे विज्ञान में क्या है। कभी कभी बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी रियलाइज़ हुई है कि मैं जितना विज्ञान पर गर्व करता हूँ, वो हो सकता है बचपन से मैं आईआईटी में गया और उसके बाद फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो मैंने वराहमिहि, आर्यभट्ट और आदि आचार्य माधव आदि का वर्क देखा, विज्ञान से ज़्यादा मैं इस चीज़ पर गर्व करता हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स इकोलॉजी पर बहुत स्ट्रांग थे। एब्सोल्युटली। विज्ञान तो ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे नहीं, लेकिन मूर्ति हमें बनानी है तो मिट्टी से हम बनाएंगे, मिट्टी में ही मिल जाएगी। स्टेज बनाना है हम लकड़ी से बना लेंगे, घास फूस से बना लेंगे। हमें इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना है, हमें ये नहीं कि पत्थर से हमने बना दिया अब वो बना हुआ है। तो जो एक इकोलॉजिकल सेंस था, जिनको आज हम ट्राइब पैगन कल्चर कह के आज रिडिक्यूल करते हैं, एक्चुअल में विकास तो वो है। क्योंकि उसके बाद जितने लोग आए हैं जिन्होंने पैगन्स को ख़त्म किया है या ट्राइबल्स को दूसरा समझ लिया, पिछड़ा समझ लिया है, उन्होंने इन्वायरमेंट को कभी भी संवर्धन नहीं किया है। हमारे बीच जितने भी आइडियोलॉजीज को ले लीजिए, चाहे वेस्ट ही ले लीजिए या मॉडर्न ले लीजिए, पोस्ट मॉडर्न ले लीजिए, सबने नुकसान ही किया है उसका, और किया भी है तो एहसान दिखाया है। थोड़ा सा भी अगर कुछ एक रोड बन जाएगी जंगल से ऐसी, या फिर थोड़ा जंगल का समर, तो उसको पीछे एक एहसान दिखता है मनुष्य के अंदर। और वो जो धर्म सेंट्रिक बात है कि अगर हम उसको धर्म में ही ले आएंगे कि नहीं ये चीज़ मेरी है और उसमें धर्म से जोड़ देंगे, तो जैसे ये पता है कि एक ब्लैक बक है, उसको भी दूध पिलाया, उसके लिए भी जान दी है। तो जो की रूल या की वर्ड या फिर की लर्निंग होनी चाहिए हमें हमारे धार्मिक फ्रेमवर्क से, वो ये है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाना है। चीज़ें ख़राब हो जाएं फिर क्योर करके हम विज्ञान का कितना भी उपयोग करें, आज अगर हम एयर पोल्यूशन पे काम भी करते हैं और हम एयर पोल्यूशन कम भी करते हैं, दिल्ली का तो नहीं प्रॉब्लम, हम कुछ खड़ी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसी पर प्रिवेंटिव होते तो हमारी स्थिति बेहतर होती। बस इतना ही मैं है अभी। नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आई थिंक विशाल, यू नो, एट योर एज हैविंग दैट सेंस एंड सेंसिबिलिटी टू इंटरप्रेट इट सो ब्यूटिफुली, कि जो है मुझे लगता है कि अगर सभी यंगस्टर्स में ये एक भाव आने लग जाए, जो भाव की बात अनु कह रही है और मैं आप में देख रही हूँ, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम आगे आने वाला समय हमारा अच्छे हाथों में है। बट इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही अनु, एंड मैं उस पर आपसे कुछ व्यू पॉइंट चाहूँगी कि हम हमेशा धर्म की जब बात करते हैं तो साइंस को एक अलग दृष्टिकोण या अलग कंपार्टमेंट में देखते हैं। We compartmentalize it, and usually dharma is viewed as regressive, and that is the reason generation after generation we have lost our connect with the dharmic roots. पहले मेरे इस पॉइंट पे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि ये जो एक व्यू पॉइंट है साइंस और धर्म को 2 अलग पलड़ों में रखने का, 2 अलग पहलुओं को देखने का, अलग तरीके से देखने का, उस पर मैं आपके कुछ विचार चाहूँगी। बिकॉज थ्रू द बुक आई डू रियलाइज दैट वट एवर यू टॉक फॉर ऑन धर्मा इज़ वेरी साइंटिफिक। आई मीन वट एवर दे फॉलो, वट एवर बिश्नोईज फॉलो इज़ वेरी साइंटिफिक। तो उस बारे में एक विचार आपके, मैं उस पर कुछ वो चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो वो उतना ही साइंटिफिक है जितना कि कोई भी साइंटिफिक वेस्टर्न साइंटिफिक थ्योरी या फिलॉसफी। स्पेशली कि हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो धर्म और साइंस इज नॉट सेपरेट। रेंग कहाँ से आती है? When we do our karma,
as a yajna, which brings everything back to human action. So जब हर चीज का focus is human action and what we do in that we become, I think there's nothing more scientific than that. Absolutely. But then again, an important question arises that what is it about the बिश्नोई समाज की हर जनरेशन में वो इसे सस्टेन कर पा रहे हैं जबकि हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कनेक्ट लूज करते जा रहे हैं. इसमें एक बड़ी विडंबना है that to defend land you have to be connected with the land. Even in the Bishnoi community, when you find that generations getting disassociated with the land, ना वो पानी का जो बनाए हैं तालाब वो साफ करने नहीं जा रहे वापस. वो जब जामू जी ने कहा पानी के तालाब साफ करो, उन्होंने पानी के तालाब बनाए. बट इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द लैंड, द किड्स डोंट गो एंड क्लीन दैट अप. नो, जब वो नहीं करेंगे तो वहाँ पानी कैसे आएगा? सो what we've done also in modern day society is we are not connected to our land. So even in the Bishnoi community, I do see the disassociation that will happen 1 or 2 generations later. Maybe it is not happening because a lot of people are from the land. There are a lot of Bishnoi students here at the back who've connected with me and do यहाँ किताब के विमोचन के लिए, पुस्तक के विमोचन के लिए आए हैं. It's a good thing to ask ourselves as youngsters, हमने कितने पेड़ लगाए और हमने कितने जाके पेड़ों की रक्षा करी और हमने कितने तालाब साफ किए. Answer is that they are as clueless as us, our children. No, that's a very important point you make, Anu, because I come from Uttarakhand and that's where the Chipko movement started. And up until after my father passed away is when I went back and connected to my roots. And now I realize it's so ingrained in us, up in the hills for the people who live there, to be so much part of the nature. And it doesn't have to be, it's not about puja part. It's about how naturally it comes to us. ये नहीं है कि हम अलग से समय निकाल रहे हैं कि हम पृथ्वी की पूजा करेंगे या आकाश की पूजा करेंगे. इट्स सो मच पार्ट ऑफ आवर रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी. और आपकी ये बात भी बहुत सही है कि जब तक हम अपने रूट्स से जुड़ेंगे नहीं तब तक शायद हम कहीं ना कहीं कुछ जनरेशन्स बाद पूरी तरह खो देंगे ये जो हमारा एक एसेंस है और एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है. डीएनए में जो हमारी एक नॉलेज आती चली जा रही है वो भी खो देंगे. वो आई थिंक एक जनरेशन से कम में ही चली जाती. एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ. आई नो आई स्पोकन टू मच इन द इवनिंग. यू नो some people, right? It's your day. I have I stay in Mysore. वहाँ भी चावल के पाउडर से रंगोली बनाते, राइट? एंड वो एंट्स खाते हैं आके, बर्ड्स खाते हैं आके, एंड वो शाम तक साफ हो जाती है. बट अब हम क्या करते हैं, अब हम पेंट से वाइन बना देते हैं डेकोरेशन. वो ना ही तो कोई एंट खाती है ना कोई स्पैरो खाती है. एंड ऊपर से इट हार्म्स द एनवायरनमेंट विद दैट केमिकल पिक्ट. सो व्हेन वी मेक इट अ रिचुअल इट इज यूजलेस. व्हेन वी लिव दैट प्रैक्टिस इट इज एसेंशियल. बट इसी से एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है. एंड रंजीत सिंह जी, आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस बिकॉज इट ऑल्सो is important for us to understand it. When a young kid sees that their ancestors have been going through so much of pain and all what they get at the end of the day is a legal case against them which takes away generations to fight. You talk about protection of animal and wildlife, but what about the protection of those who are actually taking that effort to protect the wildlife? How do you view this entire situation, especially unfolding in case of Bishnois, where, I think not only do they lose lives, but their generations have gone into fighting cases. There are legal cases against them when they go out there to protect the animal and in the process something happens. So Those who sacrifice their lives in Kegali and elsewhere didn't do it for an ilka. There is too much of show and facade in our country. I'm not saying I'm all for recognition of good work done, but you keep out a medal, you keep out a thing, and then all kinds of things. I've been a government service. I know people who bribed members of parliament to get a Padma Shri. I'm sorry, but I have to say what you see, and this is in the field of environment. So,
ट्रिपल आप कि सरकार ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, सो मैंने कहा कि सरकार ने नहीं दिया, यही तो मेरा इल्काब है। बिकॉज हमने कोई सरकार की, वेदर कांग्रेस किसी की हजूरी नहीं की है। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, आई एम नॉट ए सर्वेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और and that is what you are, Sukhbir. So you recognize it. But to do it for the sake of recognition is, I think, crass self-propagation. This is my opinion. No, but sir, the point is that when No, I Yeah. understand. I understand where you're coming from. But I am also looking at the other end of the stick. And therefore, while fully accepting what you say, I am warning you against what it could become. When you have Puraskars for this kind of thing, there will be all kinds of show. And in that show, please, if I may take a minute, there is this thing कि हमने इतने पेड़ लगाए और यहाँ भी लिखा हुआ how many trees you planted. And with due apologies, the government says we've got 10 trees, but we have planted 300. Who has gone to see how many trees survive? True. One. True. People, yeah, you and more when I've been forest secretary and I've been told ke itne lagaye, so I used to say I want to know after 3 years how many have survived. But more important than that, and this is where a message comes in, it's what you plant and not the number. What you should plant is indigenous trees. Right. Khijali, Pilu, Salvadora, Prosopis cinerea, Prosopis jujuba. Not Prosopis, the Pardeshi babool, Prosope. That is also Prosope. Yes. Yeah. And do you know, and I'm digressing, I was secretary, I was chairman of the Narmada Valley Development Authority in Kaufshubi in Madhya Pradesh. And for the sake of the indigenous forests being submerged in Madhya Pradesh, Gujarat government planted Prosopis juliflora in Bani, killing the finest grassland in Western India. Now, yes, Bani grassland were covered and now they are being eradicated. Khatam nahi ho rahe. 27 lakh tons of charcoal used to be paid out. But now even that is it. So you see, you tinker with nature without knowing it, and the number of trees. Ye gaurav ka. One khijari is equal to, why go to buy khijari trees? Khijari gives thing, the other gives a cover for the partridges and others to breed. They all have a role in the ecosystem. You restore an ecosystem, you do not tinker with it. That is what it should be. No, but Anu, probably what I would like you to add to this is the point of ki there are people protecting the wildlife. Sir was a bureaucrat, so he was protected by his own, by way of his position. But there are people out there, completely unprotected and while giving their lives away. Oh, yes. So how do you see this, turning around and encouraging the next generation कि भाई हमारे बाप दादाओं ने अपनी जो है जान दे दी, फिर भी हमारे को आज जो है लड़ाई करनी पड़ती है, लीगल फाइट्स लड़नी पड़ती हैं और उसमें हम ही हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं. How do you view that? And fake cases also. I'm sure. Forget that. I'm sure. I mean, जो आज आप देख रहे हैं, I mentioned it in my book that how the Bishnoi Samaj is training their youngsters not just to protect the wildlife and trees, but to also protect themselves from the fake cases which the poaching communities put on them. True. It's a very dear matter. इसको कौन डिस्कस करेगा? बहुत सारे जो फेक केसेस आते हैं जिन पे सालों साल लगा देते हैं. तो एक जेंटलमैन मुझे मिले, उन्होंने कहा जी बिश्नोई समाज तो ठंडा हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये केसेस के चक्कर में कि इतने साल कैसे लगाएंगे. इट्स अ वेरी रियल थिंग. एक तो दैट थिंग इज हैपनिंग, लीगल साइड से इतनी मार पड़ रही है, एंड दूसरी साइड से जिसे सरों ने कहा परदेसी बबूल,
मुझे किसी ने ये बताया कि परदेसी बबूल was actually a clerical mistake where proposis and I'm not a biologist so I may get that name wrong. ना गलत लगा दिया इसलिए उन्होंने गलत पेड़ लगा दी. That's what I heard. I don't mention that in my book because I could not find a source to it. इसलिए the indigenous tree got replaced by the Pardesi babool, which is create a problem for everybody in that ecosystem. Like एक तरह से clerical mistakes हो रही, एक तरह से legal mistakes हो रही हैं. We are not able to protect these people. I'd say maybe at a policy level, Rosa. No, it's not a mistake. It is, again, takes from the forest department as such. Mrs. Gandhi, the Prime Minister, was coming to Madhya Pradesh, and I was in leave, and I was especially our forest secretary, and I was called there, and to my horror, and nothing yet. But it was all right there, but you see, this is it. So I said, how do we know this? अरे सर कौन गिनने जाता है कुछ तो बच जाएंगे. No, because nobody, not even camel will eat it. Now of course it started, but nothing will eat it. You can show ये देखो jar होगा. See, instead of adding to ecology, you adding numbers for self-aggrandizement. हमने इतने पेड़ लगा. मैं इसके लिए कह रहा हूं कि आप अगर जो कोई ऐसा रखोगे इनका जिन्होंने ट्रू सैक्रिफाइस की है, जिन्होंने नाम कमाने के लिए सैक्रिफाइस किए, वो थोड़ा सा 18-20 से ज़्यादा फर्क है. विशाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पॉइंट पे कि अगर आप एज अ यंगस्टर देखते हैं कि एक व्यक्ति, आपकी प्रीवियस जनरेशन जूझ रही है, एक इशू से जूझ रही है जहाँ सरकार अपने इस तरह की जो भी हरकतें करती है जिसकी वजह से जो है सीधा या उल्टा जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है. लीगल आपके पास बैकबोन नहीं है. एंड आई थिंक इट इज़ अ मच लार्जर क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनवायरनमेंट, बट हम जिस भी धर्मा वॉरियर को देखते हैं वो अपने आप को अकेला पाता है. इस सिचुएशन में आप क्या परसीव करते हैं या क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए जिससे आने वाली आपकी जनरेशन और आपके आने वाली जनरेशन जो है प्रेरणा पाए? मतलब कहानियाँ अपने आप में बहुत अच्छी हैं, हम सुनते हैं. आज भी अनु के किताब के माध्यम से हम इतने सारे बिश्नोई वॉरियर्स के बारे में सुन चुके हैं. उनके जो उनकी लिस्ट है जो उन्होंने यहाँ पे वो की है, शेयर की है. लेकिन प्रेरणा अपनी जगह है, किताबें पढ़ के, स्टोरीज सुन के, लेकिन उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है. धर्मा वॉरियर्स को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है. उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे. जी बिल्कुल. धर्म को पहले, जैसे धर्म को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है. जी, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि धर्म और विज्ञान अलग है कि नहीं है. धर्म क्या है? धर्म हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ऑर्डर है, पैटर्न है. इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं कि अगर एक यूनिवर्सल लॉ है या कुछ ब्यूटी है इस पैटर्न में तो गैलेक्सीज या स्टार्स फट जाते हैं, वो तो सुंदर नहीं लगता. लेकिन इनफैक्ट अगर एक स्टार भी एक्सप्लोड कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो फिजिक्स है जो हम समझ सकते हैं. इसका मतलब कुछ पैटर्न है. उस पैटर्न को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो सत्य बनता है. वही हम साइंस में करते हैं, केवल पैटर्न का रिकॉग्निशन करते हैं. जितना करेक्टली हम करेंगे, कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी भी अभी हम समझ ही रहे हैं. जितना परफेक्ट हम करेंगे सत्य के, उतने हम नज़दीक जाएंगे. द वेरी मोमेंट जब आप उस सत्य को अपने जीवन में या अपने किसी सिस्टम में ऑपरेट कर देंगे, लगा देंगे, वो धर्म बन जाता है. धर्म इज ऑलवेज इन एक्शन. आपके दिमाग में कितनी अच्छी बातें, वो धर्म नहीं है. आपकी पुस्तकों में कितनी अच्छी बातें, वो धर्म नहीं है. धर्म इज ऑलवेज इन एक्शन. धर्म और कर्म साथ में है. बिल्कुल. धर्म एक इंडिविजुअल का गोल हो सकता है, स्वधर्म है, लेकिन धर्म बहुत अलग अलग स्तर पे काम करता है. मेरा स्वधर्म है, मेरा एक पारिवारिक धर्म है. कल को अगर मैं पिता बनता हूँ तो एक पितृधर्म है, राष्ट्र धर्म है, समाज धर्म है. तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, एक व्यक्ति है, उसका एक स्वधर्म है, तो वो अपने स्वधर्म कर रहा है. एक धर्म को चलाने के लिए
जो 29 नियम आए, उन्होंने नियम दिए कि इस नियम से आपको चलना है, वो किसी व्यक्ति के लिए स्वधर्म उसने बना के उस चीज़ पर वो चला। पर हमें यहाँ समझना है, जब हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें उस सिस्टम के धर्म पर विचार करना होगा, व्यक्ति के धर्म पर नहीं। व्यक्ति ने तो जीव की जान बचाने के लिए अपना धर्म निभाया, अब उसके प्रोटेक्शन के लिए उस सिस्टम में कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो हो सकता है जीव की धर्म बचाने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए है। तो ये जब बात आती है ना धर्मा वॉरियर्स और इनकी जान कौन बचाएगा, तो क्या होता है कि हम समझ लेते हैं कि इस धर्म का काम यही कर रहा है। मैं जब चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अकेला धर्म का काम नहीं कर रहा हूँ, उसको देखने वाले, प्रोपोगेट करने वाले, कल को मैं कोई बात करता हूँ, मैं वहाँ पे स्टैंड कभी नहीं ले पाऊँगा जब मुझे लगेगा कि मेरी फैमिली पर बात आ जाएगी। बहुत से ऐसे इश्यूज होंगे जिस पर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, तो वहाँ क्या समस्या है? वहाँ समस्या यही है कि हमें जब धर्म की हम बात करते हैं, जब किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो सबका अलग अलग धर्म है और किसी का धर्म किसी से कम नहीं है। इसीलिए बोला गया कि गुण और कर्म के हिसाब से आपकी प्रवृत्ति है। तो कोई एडवोकेट है, लॉयर है, वो अपना धर्म निभा रहा है, कोई पुलिस में है, कोई जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है, कोई हो सकता है कि एक रूम में बैठकर किताब लिख रहा है, उसका धर्म कम नहीं है। इन सबको साथ में आना पड़ेगा। सही। तो एक चीज हाँ ऐड करना जरूर चाहूंगी कि धर्म को जो सस्टेन कर पा रहे हैं वो है अर्थ। आई एम नॉट सेइंग दिस, टामेचे जी ने कहा है, राइट? और अर्थ हमें निकालना पड़ता है। जो जाम्बो जी के प्रिंसिपल से हम बात कर रहे थे कि दशम 10% का हमने दान किया था। एक चीज जो हमारी सोसाइटी को एज अ होल समझनी है कि बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वॉरियर्स, हर्मा वॉरियर्स भी सेफ, राइट, बिश्नोई वॉरियर्स ऑन द ग्राउंड, जब उन पे फॉल्स केसेस होते हैं, उनको तो कोई वकील चाहिए ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उनको कौन डिफेंड करता? कोई एक लीगल फंड डिफेंड करता, राइट? कोई एक फंड ऐसा है जो जिसके पास मैं निर्भीक होके जा सकूं कि हाँ ये मेरी रक्षा करेंगे, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, अपना सामाजिक धर्म निभाऊंगी, पर्यावरण धर्म निभाऊंगी, और यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए कोई है। या मुझे हेल्टर स्केल्टर भागना पड़ेगा कि ओ बो कहीं कोई केस तो ना हो जाए, इससे मैं डर के लिखूं या निर्भीक होके लिखूं। सो ऐसे में मैं ज़रूर एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूँगी फॉर द पीपल हु हेल्प मी पुट अप दिस इवेंट विच इज समर्पा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज सी jindu.fund। एंड मैं यहाँ कोई प्रचारक के रूप में नहीं बैठी हूँ, फॉर द फैक्ट दैट वुड आई हैव बीन एबल टू पुट अप दिस इवेंट with so much of effort, not just money, so much of effort. तो resources अष्टलक्ष्मी जैसे हम कहते हैं ना, the resources, हर तरह के resources वो हम सबको एक दूसरे के लिए अवेलेबल कराने पड़ेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की धर्म की। इसमें दो पहलू है। एक तो धर्म के वजह से जो जाम्बू जी का लिखते बिश्नोई कम्युनिटी वो धर्म निभाने के लिए काम कर रही है, और वो they are thereby becoming a role model and inspiration for other communities. So because of dharma you are playing a proactive role, so that is through the human way. And हमने भी बहुत से, why? Because of dharma lot of people, Jains, and there are so many other communities, मांस नहीं खाते, हत्या नहीं करते, वो भी धर्म है। दूसरा ये है कि इन दिस इतना पॉपुलेशन के बावजूद मोर क्यों बचे, नीलकंठ क्यों बचे, कोई नहीं खाता, नीलगाय क्यों बचे हैं, बाकी सब साफ हो गए, और हाथी क्यों बचे हैं? आपको मालूम है, और मैंने एनालिसिस किया है, अफ्रीका में तो हाथी खाते हैं, हाथी का मीट बिकता है, यहाँ सिर्फ चोरी से दांत की मारते हैं। थैंक गॉड the cow elephants don't carry ivory, so only the bulls are killed. But only in 2 states of India the elephant is eaten, Mizoram and Nagaland, because the missionaries converted them into Christianity. So बाकी कोई हाथी नहीं खाता। अगेन धर्म। सो they directly because of the stamp। और लास्टली मैं ये कहूँ कि अब गुस्ताखी माफ हो,
I tried my best. I was director of wildlife, and I tried my best to make the great Indian bustard the national bird of India. I've written it in my book. And Dr. Karan Singh would accept it. He wanted the Neelkantha. So I said, sir, bahut chota is so common. And I said, sir, people will then talk about you are a Shiv Bhakt, and that is why it is. When you throw Googie to a politician, that affects the political name, they back up. They bake. Which is how bureaucracy plays with the बेचारे गोड़ावन का कोई, अरे भाई बहुत अफसोस है, किसी के कोई देवी देवता ने उसका वाहन नहीं बनाया. अरे यार बच जाती वो तो. एंड इट इज द हेवीएस्ट 5 मिनट, इट्स अ मैग्निफिसेंट बर्ड. और उसके बाद ये तो नाम उसका तो इसीलिए इसी नाम के वजह से हुआ. अब ये कहे रंजिया, हिज इंग्लिश, डॉक्टर करण सिंह इज सुपर. And he said in his own stentorian voice, Ranjit, how can you have a national bird, a bird whose name slightly mispronounced can spell disaster? Uske paak, what answer do I do? Why the hell was it named BUSTRD? But it was. So we settled for the religion thing, halfway between and the thing, but again, the peacock, which comes and eats out of my hand in my house. Your anecdotes add the extra spice to this conversation, which is much needed. I would like to, usually, people who are moderating, they're not supposed to put forth their viewpoints, but I felt that I should utilize this opportunity to do this because through this conversation, there are a lot of things that I personally would take away. I mentioned that I come from Uttarakhand and I reconnected with my roots, and it's only very recently I got to know that there's this one great man who lives near my village. The only job he has every morning is to go and plant trees, and he has planted lakhs and lakhs of trees over the last 20 years that he's been doing this. He's called the Tree Man of India, and he lives hardly a stone's throw away from me, which I never knew of. So one, I always try and make use of any such opportunity to at least influence the younger generation to please go back and find your roots and connect back with them, because it's very important for you to understand how that will make you so much part of nature. You don't have to really fight to protect it thereafter. It'll start coming naturally to you. Second, what I do realize is between policy and laws and everything, I think the only thing that sustains us as a country deeply interconnected with our nature is ये एक जुनून, एक पागलपन जो कुछ लोग लेके चलते हैं. अपने लेवल पे जो करते जा रहे हैं वो बिश्नोई समाज से हैं. कई और जगहों में हमारे उत्तराखंड की महिलाएं हैं. और मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्टली ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि मोस्टली इट्स बीन द women who've taken the dharma ahead. And it's very important for us women and the younger generation women to realize that. एक माँ है जो अपने बच्चे के साथ एक जो है हिरन को दूध पिला रही है. एक माँ है जो उस पेड़ को लेके चिपक के खड़ी है कि तुम मुझे काटो अगर तुम पेड़ को टच करोगे. तो I would like to appeal all the women here, sitting here, especially the younger women, to please go back and connect back to your roots. It's very important for our future generations. हमारा सनातन तब तक ही बचा है जब तक हम महिलाएं उसे बचा के रखते हैं. So thank you very much.